सारे ठीक है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन उस केस में होता है जब एक आपने ऑब्जेक्ट बना लिया पर उसमें कोई वैल्यू नहीं दी और उस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो जब आपने ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू नहीं दी है या वो उसको इनिशियलाइज नहीं किया ऑब्जेक्ट को, तो वो नल रह गया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अगर कोई इलीगल नंबर आप उसमें जनरेट कर मतलब एंट्री करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। इलीगल नंबर का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपने पैरामीटर में कोई और वैल्यू पास की है, और जब मतलब मेथड बनाते टाइम आपने पैरामीटर में कुछ और दिया हुआ है, माने सब अदर डेटा टाइप दिया हुआ है, और फिर नीचे से आप अलग वैल्यू पास करवा रहे हैं कॉल करते टाइम, तो वो कंसेप्ट आपका इलीगल नंबर फॉर्मेट मतलब क्रिएट कर देता है, यानी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को वो क्रिएट कर देता है। ठीक है। जैसे आपने स्ट्रिंग में दे मतलब सी ऊपर स्ट्रिंग दे रखा है, नीचे से आप उसको नंबर पास करवा रहे हैं, या आपने नंबर दे रखा है और नीचे से आप उसको स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब जनरेट होता है ना, मतलब जो एक्सेप्शन आती है उसको बोलते हैं हम लोग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो ये लिखा हुआ है यूज ऑफ इलीगल नंबर फॉर्मेट सच एज व्हेन कॉलिंग अ मेथड। जब मेथड को कॉल करते टाइम ज्यादातर ये सीन क्रिएट होता है। ठीक है। कि मेथड बनाते टाइम आपने इसमें स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मेथड को कॉल करते टाइम आप उसमें इंटीजर दे रहे हैं, फ्लोट दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, डेटा टाइप। तो वहां पर जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो होती है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये देखिए, ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स था, ये स्ट्रिंग इंडेक्स। ये स्ट्रिंग पे ही काम करता है। एरे तो आप नंबर और फ्लोट और इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही लेंगे। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन में क्या होता है, ये भी क्लास का नाम है। तो इसमें भी एस कैपिटल है, आई कैपिटल है, ओ आउट का ओ कैपिटल है, ऑफ का भी ओ कैपिटल है, बाउंड्स का बी और एक्सेप्शन का ई ये कैपिटल है। एक साथ ऐसा नाम लिखा गया है। ठीक है। ये जब स्ट्रिंग रिलेटेड काम करते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्स इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्ट्रिंग लेंथ, तो जनरेट होता है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये होता है जब ना जब हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग करेंगे या स्ट्रिंग का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें ये जनरेट होगा। होगा क्या कि मान लीजिए आपने दिया है कि स्ट्रिंग में ना एक मेथड होता है सब स्ट्रिंग करके। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग निकाल दीजिए। ठीक है। सब स्ट्रिंग मेथड होता है, यहाँ कुछ पैरामीटर्स पास करना होता है। मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग एस करके दे दिया। स्ट्रिंग एस में आपने एक वैल्यू दे दी, जैसे मैंने अपना नाम ही दे दिया स्ट्रिंग में ऐसे। ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे कैसे होगी। ये है 0, ये 1 2 3 4 5 5, यानी कि इंडेक्सिंग के हिसाब से मेरे जो मैंने जो नाम इसमें यहाँ पर इनपुट दिया है उसमें 5 तक जा रहा है। अब मैंने कहा कि सब स्ट्रिंग निकालो एस। इसको मैंने इसको एक अलग से वेरिएबल में रख लिया, लाइक तो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग निकालना है। मतलब एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें से एक छोटी सी स्ट्रिंग मुझे बाहर निकालनी है। मैंने ए निकाला, और ए में जब प्रिंट कराने जाऊंगी नीचे, प्रिंट कमांड लगा दूंगी नीचे, मैंने यहाँ पर दे दिया कि 6 से लेकर 10 मान लीजिए, मैंने ऐसे कुछ नंबर दे दिया। ये नंबर क्या होता है, ये स्टार्ट इंडेक्स होता है। ये स्टार्ट इंडेक्स इसको बोलते हैं, और ये होता है एंड इंडेक्स। वो खैर हम लोग आएंगे जब स्ट्रिंग हैंडलिंग पे ना, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे पूरा। ये हो गया एंड इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स का मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको वैल्यू बाहर निकालनी है। ठीक है। सी मान लीजिए अगर मैंने दिया होता 1 to 4 वैल्यू निकालनी है। ठीक है। मैंने कहा होता 1 to 4, तो वो REET निकाल देता, मतलब स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकाल दिया। लेकिन अब देखिए हाई इंडेक्सिंग 5, जब 5 इंडेक्सिंग है और मैंने दिया है कि 6 में से 10 निकालिए, 6 से 10 तक की वैल्यू निकालिए, यानी कि 6 7 8 9 ये सब बाहर निकालना है, तो 6 और 10 तो है ही नहीं ना यहाँ पर। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जनरेट होता है जो एक्सेप्शन, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है। आ गया समझ में।
अच्छा ठीक है, पहले बताइए स्ट्रिंग इंडेक्स वाला आ गया समझ में? ठीक है, और बाकियों को समझ में आ गया? ये वही लिखा हुआ देखिए, लेस देन मैम 0, यानी कि माइनस में अगर आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, माइनस में इंडेक्सिंग दे दिया आपने, लेस देन 0 वही हो गया ना। ग्रेटर देन दे दिया हमने, ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ है 6 और आपने दे दिया कि 6 से लेकर 10 तक निकालिए। जैसे प्रीति वर्ड में ना 6 कैरेक्टर्स है तो लेंथ 6 है, तो आपने कहा 6 से लेकर 10 तक का लेटर्स बाहर निकालिए, तो 6 तो है ही नहीं ना उसमें लेटर, 6 से लेकर 10 तक वो बाहर कैसे निकालेंगे? ठीक है, समझ रहे हैं? तो उस सिचुएशन में जो एक्सेप्शन जनरेट होती है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास क्लास है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, आगे समझ मैम में ये सबको? हाँ बोलो। यस मैम। मैम ये नल पॉइंट एक्सेप्शन में मैम ये इंस्टिंटिएटेड, मैम ये लास्ट में क्या वर्ड लिखा है मैम? इंस्टांशिएटेड अच्छा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अच्छा, नल पॉइंटर और फाइल नॉट फाउंड फिर से बता देती हूँ। देखो, फाइल नॉट फाउंड क्या होता है, जब हम ना फाइल हैंडलिंग करेंगे, तो फाइल हैंडलिंग का टाइम ना, फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है फाइल से डेटा रीड करना, नोटपैड की फाइल पड़ी हुई है उससे डेटा रीड करके यूजर को दिखाना है मुझे। तो जब फाइल ही नहीं बनी हुई है, वो पहले से नोटपैड की फाइल ही नहीं बनी हुई है, मान लीजिए किसी ने नाम दे दिया कि नोटपैड की फाइल रीड करता है, और नोटपैड का होता है टेक्स्ट टीएक्सटी एक्सटेंशन होता है ना, तो मान लीजिए मैंने ओपन करना चाहा a.txt फाइल, कि a.txt के अंदर जो भी डेटा है उसको रीड कर दो। मैंने प्रोग्रामिंग में ये लिख दिया, जब हम लोग करेंगे फाइल हैंडलिंग तब आएगा। तो a.txt का डेटा रीड कर दो। अब a.txt एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, या आपके सिस्टम में a.txt कहीं है ही नहीं, बना ही नहीं है किसी ने, और आप उसका डेटा रीड करने को कह रहे हैं, तो उस केस में एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, और उसको हैंडल करने के लिए जो होगी मतलब क्लास वो है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, नल पॉइंटर का मतलब होता है कि स्ट्रिंग या कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, वेरिएबल नहीं ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और उस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट मत कीजिए, मतलब उसको मेमोरी मत दिलाइए। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसमें कोई वैल्यू ही नहीं दी हमने। जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग में मैंने कहा कि जैसे यहाँ पर दे दिया ना हमने, तो स्ट्रिंग एस बना दिया मान लीजिए मैंने, फिर से ये एक दूसरा प्रोग्राम स्ट्रिंग एस, या यही ले लीजिए सब स्ट्रिंग की एस ले लिया, और एस में मैंने नहीं, एस को मैंने यहीं पे बंद कर दिया, ठीक है, और फिर बाद में मैंने नीचे भाई एस में यूजर वैल्यू देगा, इस एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने इसको प्रोग्राम को बना दिया, एस डॉट लेंथ कर दिया, ठीक है, बट यूजर ने एस में वैल्यू ही नहीं दी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सेप्शन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मतलब उसको हैंडल करने के लिए होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि ये तो नल रह गया ना, नल मतलब नल ना एक वैल्यू होती है जिसका मतलब होता है खाली, कि ये तो खाली रह गया। अब जब खाली रह गया कोई चीज, एस नाम से एक जगह बनी हुई है बट उसमें कुछ है नहीं, जब कुछ है नहीं यहाँ पर तो उसको कैसे, उसका लेंथ कैसे काउंट किया जाएगा? अगर मैं एस में प्रीति डालूंगी तो प्रीति की लेंथ काउंट करके मुझे 6 रिटर्न कर देगा, क्योंकि प्रीति में 6 कैरेक्टर्स है, ठीक है, तो मुझे 6 काउंट करके दे देगा लेंथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि मैं वैल्यू ही नहीं दूंगी तो कैसे प्रोग्राम बनेगा मेरा? ठीक है, तो लेंथ किसकी काउंट करेगा? तो ऐसी सिचुएशन में क्रिएट होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, ये लिखा हुआ है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इंस्टांशिएटेड का मतलब वही होता है कि वैल्यू ही नहीं दी किसी ने, ठीक है, नॉट बीन इंस्टांशिएटेड का मतलब, इंस्टांशिएटेड का मतलब होता है वैल्यू देना, और नॉट बीन इंस्टांशिएटेड मतलब उसमें वैल्यू ही नहीं दी गई है और आप उसको काउंट करने को कह रहे हैं या कोई इसका ऑपरेशन परफॉर्म करने को कह रहे हैं, उस टाइम पे जो जनरेट होगा वो होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग भी हो गया। अब आते हैं आई एक्सेप्शन। आई एक्सेप्शन होता है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। जब हम लोग इनपुट आउटपुट से रिलेटेड काम करेंगे ना, या उससे रिलेटेड चैप्टर बाद जो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग इसको हैंडल करेंगे IO एक्सेप्शन। ठीक है, वही कंसेप्ट है कि इनपुट किसी ने दिया नहीं है और आउटपुट जनरेट करने को कह रहा है, यानी यूजर ने इनपुट नहीं दिया है तो आउटपुट जनरेट करने को कह रहा है, तो उस सिचुएशन में जो एक्सेप्शन आती है उसको बोलते हैं IO एक्सेप्शन।
ठीक है। इट हैंडल्स, मतलब ये वाली क्लास हैंडल करती है, इट हैंडल्स इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशंस, उसको हैंडल करता है ये। नेक्स्ट है एसक्यूएल एक्सेप्शन। एसक्यूएल मैंने बताया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को कहते हैं। जब हम लोग जावा बनाते हैं ना, मतलब प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो अब कोई भी प्रोजेक्ट बनाने का सेंस यही है कि यूजर का डेटा आपको स्टोर करके रखना है परमानेंटली, और यूजर का डेटा परमानेंटली सिर्फ डेटाबेस ही स्टोर करता है और कोई नहीं स्टोर करता है ना। तो डेटाबेस में जब डेटा आपको परमानेंटली रखना है तो आपको जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, जावा एक अलग लैंग्वेज है, डेटाबेस के लिए हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं, आप लोगों ने बीसीए 3 में पढ़ी होगी, है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। तो ये दोनों अलग टाइप की लैंग्वेजेस हैं, दोनों आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो जब कम्युनिकेट करती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाती है कि मान लीजिए कनेक्शन बना ही नहीं है और आप डेटा एंट्री करवा रहे हैं उसमें, या डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, या डेटा फेच करने को कह रहे हैं जबकि कनेक्शन नहीं बना है आपका, ठीक है, या कनेक्शन सही से बन नहीं पाया है, या बीच में ब्रेक हो गया, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन से डील करना पड़ता है। उस टाइम पे जो एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है वो होता है एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। एसक्यूएल एक्सेप्शन से उस टाइम पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ये करेंगे हम लोग जब हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ेंगे ना, आपके चैप्टर में दे रखा है, मतलब आपके कोर्स में दे रखा है डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। ओके आगे समझ में? यस मैम। फिर उसके बाद लास्ट इसमें दे रखा है, हाँ लास्ट ही है, सर्वलेट एक्सेप्शन। सर्वलेट एक्चुअली होता है इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए होता है। जावा में ना दो चीजें थी, एक तो पहले आया एप्लेट, ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है भाई, इंटरनेट प्रोग्रामिंग, क्योंकि जावा में बूस्ट तभी आया जब इंटरनेट प्रोग्रामिंग बनने लग गई, ठीक है, बनाए उस सेंस में गया था। तो पहले था एप्लेट का कंसेप्ट आया जावा में, फिर सर्वलेट का कंसेप्ट आया, ठीक है। सर्वलेट की स्पेलिंग, सर्वलेट, तो एप्लेट हो गया। एप्लेट है आपका क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करता है, क्लाइंट साइड इंटरनेट प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करता है। और सर्वलेट आपका सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करता है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, ठीक है। यानी कि मैं कुछ, जैसे फेसबुक है, फेसबुक का सर्वर है, फेसबुक वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्वर। मतलब एक कि आप कोडिंग कर रहे हैं यहाँ, मतलब आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, फेसबुक का पेजेस वगैरह विजिट कर रहे हैं। खैर फेसबुक तो पीएचपी पे बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे इंडियन रेलवे की हो गई वेबसाइट्स वगैरह, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका, या ऐसी कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, वो ज्यादातर जावा पे ही बनी होती है, ठीक है। तो जब जावा पे प्रोग्रामिंग बनती है आपकी, तो सर्वर पर डेटा पहुंचाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको हम बोलते हैं सर्वलेट, ठीक है, सर्वलेट होती है। तो उसके बाद सर्वलेट पे जब हम लोग काम करते हैं, यानी सर्वर साइड हम लोग प्रोग्रामिंग बनाते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, तो उस टाइम पे भी एक्सेप्शंस जनरेट होती हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए सर्वलेट एक्सेप्शन यूज होता है हमारा, ठीक है। मतलब उसको हैंडल हम लोग सर्वलेट एक्सेप्शन से करते हैं। आगे समझ में? ये भी है आपके कोर्स में दे रखा है सर्वलेट, मतलब इंटरनेट वेबसाइट्स वगैरह का कंसेप्ट दे रखा है, थोड़ा सा दे रखा है, फिर बीसीए 5 में पूरी तरीके से दे रखा है, ठीक है। सर्वलेट पे ही वेबसाइट्स बनती हैं। तो ये थी कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है। इसमें 4 या 5 एक्सेप्शंस आपकी दे रखी होती है, मतलब एग्जाम में पूछते हैं और वो आपको बतानी होती है, ठीक है। धीरे धीरे करके करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग, जैसे हम लोग आई एक्सेप्शन पे प्रोग्राम बनाएंगे, एसक्यूएल एक्सेप्शन पे प्रोग्राम बना देंगे, अरिथमेटिक पे बना देंगे, एक एरे इंडेक्स पे बना देंगे। तो इस तरीके से स्ट्रिंग इंडेक्स भी आपको देखने को मिलेगा, और फाइल नॉट फाउंड भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें हम डील कर लेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं, और मैं ये भेज दूंगी आपको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको हैंडल करना सीखेंगे, मतलब एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे कैसे कर सकते हैं और कैसे कैसे एक्सेप्शंस मैम जनरेट होती है, ये लास्ट वाली वो में हम लोग करेंगे। कंफ्यूजन है मैम, ये सर्वलेट और जो दूसरा वाला आपने बताया। सर्वलेट और एसक्यूएल, नहीं, सर्वलेट और एक और कौन सी टर्म बताई थी? सर्वलेट और एप्लेट बताया था। एप्लेट, यस मैम। ये एक बार रिपीट कर दो मैम, थोड़ा नेटवर्क वो कट रही थी आवाज।
अच्छा देखो, इंटरनेट प्रोग्रामिंग जावा में ना, इंटरनेट प्रोग्रामिंग मतलब जावा को बनाया ही इसलिए गया, एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इसलिए बनाया गया, दूसरा इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया। जावा से पहले कोई लैंग्वेज करती नहीं थी इंटरनेट प्रोग्रामिंग पे काम है। तो जावा पे जब इंटरनेट प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया तो सबसे पहले एप्लेट का कंसेप्ट आया, ये आपके कोर्स में दे रखा है। एप्लेट का कंसेप्ट आया। एप्लेट क्या करता है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करता है। क्लाइंट साइड का मतलब होता है ना कि इंटरनेट पे प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं या इंटरनेट जब हम लोग यूज करते हैं तो कुछ क्लाइंट होते हैं और बहुत सारे क्लाइंट पे एक सर्वर होता है। ये क्लाइंट है और ये होता है एक सर्वर। ठीक है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है और उस रिक्वेस्ट को हम लोग बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। सर्वर पर जाती है, सर्वर से फाइल जनरेट होती है, उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, उसको भी HTTP लेके आता है। ये HTTP वही है, जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो URL पे नहीं लिखा आता HTTP फिर www.gmail.com, कभी नोटिस करना, ये वही HTTP है ना। तो क्लाइंट से ना रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर पर जाती है और सर्वर ना उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके एक आउटपुट जनरेट करता है। उस आउटपुट को हम रिस्पॉन्स बोलते हैं और वो फिर से HTTP को पकड़ाता है कि भाई ये आउटपुट है, लेके जाओ। तो वो जिस क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है वो वापस लेके जाता है। यहाँ रिक्वेस्ट का क्या मतलब है, रिक्वेस्ट का मतलब है आपने कहा facebook.com खोल के दो तो वो खुल जाती है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज मिलता है आपको, आपने बैक पे प्रीवियस पे क्लिक किया तो प्रीवियस पेज पे चलेगा। इस सारा ना रिक्वेस्ट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो एप्लेट क्या होता है, एप्लेट की प्रोग्रामिंग जब हम बनाते थे ना वो सिर्फ इस यही मतलब मैंने जिस सिस्टम पे प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, या जिस सिस्टम पे वेबसाइट बनाई है सिर्फ उसी सिस्टम पे चलेगी, वो आगे किसी सिस्टम पे जाएगी। वो था क्लाइंट, उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड। लेकिन वेबसाइट तो ऐसे नहीं चलती ना, वेबसाइट तो वर्ल्ड वाइड चलती है। तो कंसेप्ट आया धीरे धीरे करके और चेंजेस उसमें और इंप्लीमेंट करते गए, तो कंसेप्ट आया सर्वलेट का। ठीक है, तो हमें दोनों ही पढ़ना है, एप्लेट भी पढ़ना है हमें और सर्वलेट भी पढ़ना है। ठीक है, ये कंसेप्ट है भाई। एप्लेट भी वेबसाइट ही बनाता है या इंटरनेट प्रोग्रामिंग करता है, लेकिन या जो भी प्रोग्रामिंग आप बनाएंगे वो ब्राउजर पे चलेगी लेकिन क्लाइंट साइड ही रह जाएगी। ठीक है, लेकिन सर्वलेट के थ्रू अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम सर्वर पर अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसका प्रोग्रामिंग हो जाएगा स्टार्ट की, मतलब कैसे इसको एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट हुआ, अभी तो चलेगा 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस चलेगा ये। ठीक है, तो हम इतना ही रखते हैं आज। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, मैं लॉग आउट कर रही हूँ।